नमस्कार। हम सब लोगों ने बहुत सारा कुछ आईआईटी के बारे में सुना है, मेडिकल एमबीबीएस के बारे में सुना है। लेकिन जो लोग पढ़ने लिखने के क्षेत्र में नहीं हैं या जो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, उन्होंने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बहुत सारा नहीं सुना है। और ख़ास तौर से एक ऐसी संस्था जो बहुत बड़े स्तर पर देश भर में चल रहे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, काफ़ी हद तक आर्किटेक्चर कॉलेज, पहले फार्मेसी भी उसी में था, इन सब को संचालित करती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस संस्था के अंतर्गत 10,000 से ज़्यादा ऐसे संस्थान जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के, वो इसके अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन ये भी एक अजीबो-गरीब इत्तेफ़ाक है कि बहुत सारे लोग इस जो एजुकेशन बोर्ड है उसके बारे में नहीं जानते, जबकि यूजीसी और बाकी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस बारे में आज हमने कहा सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत-बहुत स्वागत है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। आप ने नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस बोर्ड की आपका जो काउंसिल है, इसका कामकाज क्या है? लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग काउंसिल के बारे में जानते हैं, वो उस पे कुछ सवाल भी उठाते रहे हैं। तो पहले बातचीत कामकाज को लेकर के कि आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या इसका रहा है? तो संक्षेप में वो बात करके फिर आगे बात करेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको श्रीवास्तव जी। सभी श्रोताओं और जो इसको देखने वाले हैं उन सबको भी प्रणाम। और कोविड काल में, महामारी के काल में सबको बचा के हमको रहना है। लेकिन तकनीकी शिक्षा का जब विषय आता है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का नाम अपने आप आता है। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो बहुत ही इनफॉर्मल वे में हुई। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन केब होती है, तो केब के एक मीटिंग में ऐसा सुझाव दिया गया कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में एक हाथ संस्था होनी चाहिए। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945 में, यानी हमारा अभी स्वतंत्र मिला नहीं था पहले, तभी से इसको शुरुआत हुई। लेकिन उस समय पे इसका रोल एडवाइजरी नेचर था, यानी सुझाव देने का था, सरकार को सुझाव देना तकनीकी शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी करनी चाहिए, इतना ही था। लेकिन जब हम 1970 के दशक में, 80 के दशक में देखते हैं कि हमारे दक्षिण राज्य जो है, कर्नाटक से शुरू हुआ, लेकिन बाद में महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ बहुत सारी संस्थाएं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना शुरू किया था। तो वहाँ की क्वालिटी कैसे हो, ये सब चेक करने के लिए इसकी जरूरत थी। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, यानी दोनों सदनों में पारित होकर एआईसीटी बिल को पारित होने के बाद एआईसीटी एक्ट 1987 से चल रहा है। लेकिन उसमें जो प्रावधान था चेयरमैन का बनाने का, वो पहले 7 साल जो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी, वही इसको संभालते थे, मिनिस्ट्री से ही काम होता था। लेकिन पहले चेयरमैन प्रोफेसर खन्ना, जो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर है, उनके माध्यम से एक फुल टाइम ऑपरेशन शुरू हुआ 1994 से। और उस टाइम से जो रेगुलेशन करना है, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, डेवलपमेंट करना है, बढ़ोतरी भी करनी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है, ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने हैं क्योंकि देश की ज़रूरत है, लेकिन क्वालिटी के साथ करना है। ये एआईसीटी का, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मैंडेट था। लेकिन हम पहले एक 10 साल के बाद देखते हैं कि अगले 10 साल में इसमें काफ़ी कॉलेजेस को परमिशन दी गई और कैपेसिटी जितनी ज़रूरत है और जितने लोग डिमांड करते हैं उससे भी ज़्यादा हो गई। इसलिए कई बार हमारे सामने ये दृश्य आता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें से आधे सीट खाली है। इसका कारण एआईसीटी ने एक ज़माने में जितने लोग आए सामने, सब लोगों को उनके पास बिल्डिंग है इसलिए दे दिया, लेकिन उतने पढ़ने के लिए जब तैयार नहीं है तो वैकेंट सीट तो जरूर रहेगी। और धीरे धीरे पिछले 5-6 साल में कई कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, खुद ही बंद हो चुके हैं। हमने किसी को ज़्यादा बंद नहीं किया। जहाँ क्वालिटी बहुत ही खराब है और जहाँ कंप्लेंट आती है तब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड बहुत ही पुअर है, तो उनको हमने भी बंद किया है। ऐसा नहीं कि हमने बंद नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं जब चलता नहीं है, जब छात्र नहीं आ रहे, तो अपने आप ही सामने आके
अपना कॉलेज बंद करने के लिए आवेदन करते हैं और हम उसको अप्रूवल करते हैं। इसका मतलब एक्सपेंशन तो बहुत बड़े पैमाने पे 80-90 के दशक से लेकर इस 21वीं सदी के पहले दशक तक हुई, लेकिन धीरे धीरे अभी वो स्टेबलाइज होके नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस अभी आज AICTE के अंतर्गत 9,500 है। हमारे यहाँ 10,500 थे। आपने सही कहा, फार्मेसी और आर्किटेक्चर एजुकेशन भी हम रेगुलेट करते थे। हमारे AICTE एक्ट में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अलावा आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड डिजाइन, ये सब डोमेन जो है, इसके सारे लोग कॉलेजेस के अप्रूवल, उनके कंटिन्यूटी, वो ठीक चला रहे कि नहीं, ये देखने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हम इसको निभा रहे हैं। आपने अपने पहले ही वक्तव्य में बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जो बहुत मौजूद है, जिसको हम लोग उठाते रहे हैं बहुत सारे तरीके से। दरअसल विश्व में इंजीनियरों की जो खपत है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें माना जाता है, लेकिन वही है कि उस जो खपत है उसमें जो प्रोड्यूस हम करते हैं वो जो बड़े संस्थान हैं उसमें से ज्यादा बच्चे जाते हैं, ना कि जो और संस्थान है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाते हैं आपके संस्थानों से, लेकिन क्या कहीं ऐसा भी लगता है, जो आपने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए, तो बंद क्यों हुए? बंद होने की वजह ये थी कि वो शायद क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे, और जो इंजीनियरिंग करके बच्चे आगे बढ़ते थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी क्योंकि क्वालिटी नहीं होती थी। तो क्या उसकी क्वालिटी की सुधार के लिए कुछ बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि संस्था तो इतनी बड़ी है, तो इतने बड़े स्तर पर काम हो पाया? जो इंजीनियरिंग कॉलेज पहले तो सिर्फ पैसा धोने की मशीन एक तरीके से हो गए थे, चाहे ना चाहे, आपने भी पहले वक्तव्य में अपनी बात मानी है ये, लेकिन क्या ये सच है? और अगर उसकी क्वालिटी को ठीक करने की जिम्मेदारी AICTE ने स्वीकार की और वो कर पाया या नहीं कर पाया, या लोग नहीं कर पाए जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले थे? श्रीवास्तव जी, सबसे प्रथम हम डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस जो होते हैं उसको समझना चाहिए। जब हमको देश में इंजीनियरिंग की जो जरूरत है, कितने इंजीनियर्स की जरूरत है, उतने ही यदि छात्र आएंगे तो सबको जॉब मिलेगी। लेकिन यदि नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, वो संख्या जितने जॉब है उससे दुगना तिगना है, तो नेचुरली जो अच्छे हैं उनको जॉब मिल जाएगी, जो इतने अच्छे नहीं है उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यही सिलसिला हमारे यहाँ है। जो मैंने कहा कि 90 के दशक में और 2000 में, 2010 में जो बहुत ही ज्यादा पैमाने पर लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोले, उसका ये नतीजा है और हम धीरे धीरे उसको कंट्रोल में ला रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे इंजीनियर सिर्फ हमारे देश के लिए क्यों, वो पूरी दुनिया भर में भी जाके अपना जॉब कर सकते हैं, उनका नया एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कर सकते हैं। तो इसलिए इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो अच्छी होने से इसका सब कामयाबी हो सकती है। इसलिए हमने पिछले 6 साल में अनेक उपक्रम जो शुरू किए हैं, उससे उसका नतीजा हमको अभी दिखने में आ रहा है। सबसे पहले जो हमारी उद्योग जगत है, यानी इंडस्ट्री है, इनका हमेशा कहना था कि जो आज को हमको जरूरत है इंडस्ट्री में, वो कॉलेजेस पढ़ा ही नहीं रहे हैं। आप 19वीं सदी का, 20वीं सदी का यदि 21वीं सदी में लोगों को पढ़ाएंगे तो उसका इंडस्ट्री में क्या फायदा है। तो इसलिए हमने सबसे पहला बीड़ा उठाया, तो अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के लोगों के साथ और IIT वैसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनके प्रोफेसर्स को जोड़कर सारे डिपार्टमेंट्स के करिकुलम को हमने बनाया। सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, कंप्यूटर का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, केमिकल का हो। तो इसके जब हमारे स्टैंडर्ड करिकुलम बन गए, तब हमको ये देखा गया कि पहले 10-10, 15-15 साल तक जो करिकुलम रिवीजन यूनिवर्सिटी नहीं कर रही थी, वो हमने मॉडल करिकुलम के रूप में बनाकर लोगों के हाथ में दिया और इसको आप अपनाइए। इसमें थोड़ा सा बदल करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है। हम किसी का दायरा है ना, इनको ही करना था, ये हमको करने का रोल नहीं था। लेकिन जबकि वो नहीं कर रहे थे, हमने करके उनके हाथ में ये दिया और कहा कि इसको जहां जहां बदलाव करना है छोटा मोटा आप कर लीजिए और इसको चलाइए। और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि जितने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है देश में, करीब करीब 28 है, वो सारे लोगों ने इसकी पहचान ले ली और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना 2 साल से शुरू किया है। तो अब उसको नतीजा तो ग्रेजुएट जब होंगे तभी तो दिखाई देगा। तो पहली बात हमने ये की।
दूसरी बात थी जो हम आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, और आप कोई भी सर्वे लीजिए, यंग एंड अर्नस्ट एंड यंग हो या कोई भी डेलॉयट हो, ये सब लोग आज कह रहे हैं कि आज जो जॉब्स है उसमें से 34% जो जॉब्स है वो वैनिश हो जाएंगे और नए तरीके के जॉब निर्माण होंगे। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो जरूरत है वो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बदल जाएगी, और जब तक हमारे लोग उसके लिए तैयार नहीं है तो ना फिर वो अनएम्प्लॉयबल ही रहेंगे। तो इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ये सभी चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये सब करिकुलम में लाया। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है। कल आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज के छात्रों को भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमको उसमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी तो सिर्फ इंजीनियरिंग की क्यों बात करते हैं, पूरी जो हायर एजुकेशन प्राप्त करें सबके लिए जरूरत है। तो हमने जब ये किया तो हमको ध्यान में आया कि हमारे जो टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स है, वो खुद ही ये पढ़े नहीं थे, तो ये कैसे पढ़ा सकेंगे। तो इसलिए हमने और एक बीड़ा उठाया, वो अंडर अटल एकेडमी, ये अटल शॉर्ट फॉर्म है, AICT's ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ATAL, अटल एकेडमी के माध्यम से हमने लास्ट 3 इयर्स में हजारों वर्कशॉप किए। तो उसमें से ये पैंडेमिक के ही समय पर 948 ऐसे 5 दिन के वर्कशॉप करते हुए 1,62,000 टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दिया है, 5 दिन का है। और इसमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि उनकी टेस्ट भी ली जाती है, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है पास होने के बाद। तो इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास करीब करीब 5-6 लाख टीचर्स है, उसमें से 1,65,000 टीचर्स को तो हमने एक ही साल में, पैंडेमिक के काल में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो जब ये टीचर कल क्लास में पढ़ाएंगे तो इनको जानकारी होगी, तो ये बताएंगे, तब स्टूडेंट भी सीखेंगे। तो ये बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमने किया। तीसरा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, आप सब कहते हैं कि मानवतावाद होना चाहिए, तो ये कहाँ से शुरू होता है? जब तक वैल्यू सिस्टम हम कॉलेज में छात्रों को नहीं देते और वो करने वाले जो टीचर है, वो पढ़ाने वाले जो टीचर है, वो खुद ऑनेस्ट नहीं है, वो खुद उनकी इंटेग्रिटी हाई नहीं है, तो कैसे स्टूडेंट को बता पाएंगे? तो इसलिए हम उसके भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 हफ्ते के चलाते हैं। और इसकी शुरुआत तो वैसे दिल्ली IIT से 25-30 साल पहले प्रोफेसर गौर साहब ने की थी। उसके बाद IIT BHU हो, IIT हैदराबाद हो, IIT अहमदाबाद, नव गांधीनगर हो, उसके अलावा कई यूनिवर्सिटी, जैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसका बीड़ा उठाया था। डॉक्टर अरोरा जी हमारे आज कन्वीनर है, वो अमृतसर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब वाइस चांसलर थे वहां भी किया। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी आज अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश की, वहां बनाया गया। ऐसे अनेक इंस्टीट्यूट्स ने थोड़े मोटे, छोटे मोटे प्रयोग किए थे, जहां से छात्रों को फुल प्रिपेयर्ड होने के लिए तैयारी पहले साल में होनी चाहिए। वो 3 साल के बाद कुछ पढ़ाने के लिए जाएंगे तो फाइन टच होगा, ओनली सुपरफिशियल होगा, अंदर से बनने के लिए पहले साल से ही करना चाहिए। तो AICT ने 3 हफ्ते का मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें क्लास नहीं होते हैं, इसमें प्लेग्राउंड में जाके गेम्स खेलना, योगा एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, उसके साथ साथ डिबेट डिस्कशन अपनी मातृभाषा में भी आप कह सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं कि सब अंग्रेजी ही करनी चाहिए, आप अपने अपनी मातृभाषा में वहाँ लोग अपने अपने बीच में बात कर सकते हैं, हर आदमी की खूबी क्या है वो पहचान सकते हैं। और आसपास के अच्छे जो जगह है, यानी भौगोलिक कारण से हो या हिस्टोरिकल कारण से हो, वहाँ विजिट करना, इंडस्ट्री को विजिट करना, ये पहले 3 हफ्ते में जब करेंगे तो उत्साहवर्धक रूप में जब शिक्षा शुरू होती है तो आदमी सीखने के लिए आया है, मैं सीखना चाहिए, ये उसके मन में आता है। टीचर को भी मुझे एक बड़ा योगदान करना है, ये प्रेरणा उसको भी मिलती है। ये दोनों का हमने मिश्रण करते हुए एक कार्यक्रम भी जोड़ा हुआ है। उसके अलावा मैंडेटरी स्टूडेंट इंटर्नशिप, जो हम कहते हैं कि स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, इंडस्ट्री की जरूरत नहीं जानते हैं, तो कॉलेज में बैठ के कैसे जानेंगे? तो हमने कहा है कि हर स्टूडेंट को कम से कम 6 महीने इंडस्ट्री में जाकर इंटर्नशिप करनी चाहिए। उनके 4 साल के ही करिकुलम में, आपके करिकुलम में यदि एक पूरा सेमेस्टर आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं है तो 3 समर वेकेशन जो
गर्मियों की छुट्टी होती है 2-2 महीने की, 3 बार भेज दो उनको और वहाँ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है खुद आंखों से देखे, वहाँ काम करे। तब ऐसे छात्र जब बाहर पढ़ते हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा और जब ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तब इंडस्ट्री कभी नाखुश नहीं होगी। वो कहेंगे कि ये काम के आदमी है और सिर्फ इंडिया में, भारत में नहीं पर दुनिया भर में भी ये जाके कहीं भी अपना झंडा फहरा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बातों को बहुत छोटे में बता दिया और मुझे लगता है कि मर्ज आपने पकड़ लिया, लेकिन इस मर्ज को पकड़ने में 6 साल लग गए आपको। आपको छोड़ दीजिए, आपके पहले जो साथी थे, वो इस मर्ज को नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो चाहती है, ज़रूरत है, वो तो एंटीसिपेट करना ही चाहिए ना। कोर्सेज़ को उसी तरीके से आगे बढ़ाना ही चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम जो है वो कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ है। सब जान रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से स्वीकार किया है कि 35% जॉब खत्म होते जाएँगे, नए तरीके से आएँगे, खत्म होकर के दूसरा नया रूप लेंगे। तो ये सब काम तो पहले से भी होना चाहिए जो नहीं हो पाया। अब खास तौर से ऐसी स्थिति में जो ना हो पाने की स्थिति में जो बच्चों का नुकसान हुआ या बाकी और हुआ। लेकिन एक चीज़ और बताइए आप, क्या टीचर हफ्ते भर में या 10 दिन में इतना पारंगत हो जाएगा, जबकि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाकी जगह इतना टीचर्स की एजुकेशन के लिए इतना ध्यान दिया जाता है, उनको उनकी तैयारी की जाती है और मैंने तो ये तक सुना है कि एक-एक टीचर की तैयारी में 50-50 लाख रुपया तक लग जाता है कई बार, बड़े संस्थानों की बात करता हूँ मैं, उनकी तैयार करने में उनको तो क्या हम जो आप तो मुझे ताज्जुब हुआ कि 3 लाख के आसपास टीचर हैं, अगर 1 लाख भी मैं कह रहा हूँ मान लेते, तो क्या हम इतना सक्षम हैं कि उनको उतनी कायदे से उनको ठीक से ट्रेन कर पाते हैं उन टीचरों को, जिनको शायद उनके संस्थान जो देश भर में ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के चल रहे हैं, टेक्निकल बोर्ड के, काउंसिल के, तो वो वहाँ तो तनख्वाह भी ठीक से नहीं देते हैं, दस्तखत कुछ कराते हैं, देते कुछ हैं, लेते कुछ हैं। ये सब भी एक बातें हैं जो आपने सुनी ही होंगी। तो क्या लगता है कि ये सब जो करेक्शन है वो कैसे होंगे और फिर बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपकी गलतफहमियां मैं दूर करना चाहता हूं। ऐसे नहीं है कि एआईसीटी ने कोई प्रयास किए नहीं थे, लेकिन प्रयास जरूर कम किए हुए थे और ये 6 साल के बाद हमने नहीं किया है। मैं आके अभी 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पहले 2 साल में ही हमने ये सब देखने के बाद वो कमिटियां जारी करके उसका प्रयोग शुरू किया। 2017 में एग्जीक्यूटिव कमेटी में 10 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा हमने लाया और अभी 3.5 साल से ये काम चल रहा है। मैंने जो वार्ता आपको बताई कि पैंडेमिक के काल में भी हम कर रहे हैं, ये मैंने बताने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि इस 6 साल के बाद हम कुछ काम करने जा रहे हैं। ये 6 साल नहीं है, 4 साल से ये काम जारी है। दूसरी बात रही, ये जो अलग-अलग पहलू है और एक हफ्ते में कैसे हो सकते हैं, आपने सही कहा, क्योंकि टीचर को वेल प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो एक हफ्ते में ये सीख नहीं पाएगा। आपने सही मर्म पकड़ा है, तो इसलिए हमने और एक भी किया है। मैंने आधे में छोड़ दिया क्योंकि आप बार-बार मुझे इशारा कर रहे थे इसलिए, लेकिन हमने एक मैंडेटरी टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लागू किया है। ये पहली बार इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये आपको ये जानना चाहिए कि स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए हमको जरूर डीएड बीएड लगता है। पेडागोजिकल एस्पेक्ट, छात्र के मन में क्या है वो पता करना, करिकुलम को कैसे स्टूडेंट के सामने पेश करना, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आप हायर एजुकेशन में, आप आईआईटी की बात कर रहे हैं, इवन आईआईटी में भी जो आते हैं वो कोई भी इसका ट्रेनिंग लेके नहीं आता है, अनफॉर्चुनेटली, ना दुनिया में कहीं आता है। ये लोग जरूर अपना एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स की एक है कि जब ये हायर एजुकेशन में जब पीएचडी वगैरह करते हैं तो इनको टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाती है। तो इनडायरेक्टली थोड़ा ना थोड़ा तो ट्रेनिंग इनका हो जाता है, क्योंकि इनको जाके क्लासरूम में कुछ ट्यूटोरियल लेने पड़ते हैं, कुछ लेबोरेटरी क्लास चलाने पड़ते हैं। तो ये पीएचडी के दरमियान डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट भले ये लोग इसमें कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी पाके आते हैं, इसलिए फिर बाद में अपना अपना ये रास्ता खोजते हैं। कोई अच्छा जल्दी बन जाता है, कोई थोड़ा 5 साल के बन जाता है। ये सिलसिला जारी था। तो हमने ये देखा कि ये ऑर्डिनरी जो कॉलेजेस हमारे हैं, यहाँ जो फैकल्टी आता है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो आईआईटी में पीएचडी नहीं किया है, इसने तो एमटेक ही स्टेट लेवल के कॉलेज में किया है। तो इसको जब तक हम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे
तो टीचर का जो स्वभाव होना चाहिए, टीचर का जो आत्मा है उसको जागरूक करने का जो है वो हमने करीब करीब दिस विल लास्ट एक्चुअली करीब करीब 2 सेमेस्टर लगेगा इसको उनको करने में। तो 8 मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल में हमने ऐसा किया है कि जिसमें टीचर ज्वाइन करने के साथ साथ करीब करीब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने तक उसको क्या क्या जरूरतें पड़ने वाली है वो सारे 8 मॉड्यूल में है। जैसे कि करिकुलम रिवीजन करने के साथ साथ क्लास का हर क्लास के लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए, फिर क्लास में छात्रों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, इंटरैक्शन कैसे कंडक्ट करना चाहिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे करने चाहिए। आज तो टेक्नोलॉजी का माध्यम इतना अच्छा है तो इसका भी प्रयोग करते हुए कैसे हम क्लास को अच्छा कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके के परीक्षा पद्धति में जो हमने रिफॉर्म किया है उसका भी बाद में आऊंगा। परीक्षा पद्धति में जो बदलाव हमने किया है उसको भी हमने ये मॉड्यूल में रखा है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करें कि छात्र को पढ़ के समझने के और ले जाना है, ना कि मार्क्स पाने के लिए जो रट्टा मार के परीक्षा में उत्तर देते हैं उससे बाहर निकालना है। ये भी ट्रेनिंग फर्स्ट फैकल्टी को तैयार करना है कि ऐसे प्रश्न कैसे तैयार करने चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये जिंदगी में बाद में तो यही करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर कैसे करने चाहिए, ऐसे नहीं कि राइट एसे ऑन न्यूटन्स लॉ के बारे में लिखो, अरे भाई वो रट्टा मार के आएगा लिखेगा, न्यूटन्स लॉ सही ढंग से समझा है नहीं समझाया, उसके लिए ऐसे प्रॉब्लम सेट करने चाहिए कि जब तक उसको नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज है, उसके फॉर्मूले की जानकारी है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना चाहिए ये जानकारी है। ऐसे प्रश्न जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आदमी की इनक्विजिटिवनेस, इनोवेशन, कैपेबिलिटी बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये भी एक मॉड्यूल है। उसके अलावा मैंने जैसे कहा कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जब फैकल्टी आता है तो उनको कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टीचिंग करूंगा, तो कहीं किसी को स्पोर्ट्स इंचार्ज बनना पड़ता है, किसी को एनएसएस इंचार्ज करना पड़ता है, किसी को करिकुलम रिवीजन का बनना पड़ता है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी आपको कैसे बैलेंस रखना चाहिए। और फाइनली रिसर्च, रिसर्च सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक खुद रिसर्च नहीं करेंगे और आज की दुनिया में जो नया नया चीज खोज हो रहा है उसको जानकारी नहीं करेंगे, तब तक हम क्लास में अप टू डेट नहीं रहेंगे। हम पुरानी बातें ही बात करते रहेंगे। पुरानी बातों में दम है, ऐसा नहीं है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में भी बहुत दम है। और उसमें से आज हमने देखा है कि कोविड महामारी के काल में कई आयुर्वेद के योग के वजह से कई लोग बच पाए हैं। वो ज्ञान भी चाहिए छात्रों को। ये सारी चीजें हमने 8 मॉड्यूल में रखते हुए फैकल्टी को भी कम से कम 1 महीना इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करके इंडस्ट्री कैसे चलती है देख के फिर 1 सेमेस्टर इसको पढ़ाना लिखाने में उपयोग करो। और उपयोग करते समय एक सीनियर टीचर जो अच्छा टीचर माना जाता है, ऐसे सिलेक्टेड टीचर इनको मेंटरिंग करेंगे। आपने सीखा तो था लेकिन ये सही ढंग से आप चला नहीं रहे हो, इसमें ये बदलाव चाहिए, ऐसे बताते हुए जब पहले 1-2 साल में जब हम टीचर को तैयार करेंगे तब हम टीचर ऐसा तैयार करेंगे कि जो भी दुनिया में नई नई चीजें आती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से वो खुद भी पढ़ सकता है। हमारी एफडीपी जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटल एकेडमी की भी बाद में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो खुद ही इंटरनेट के माध्यम से नई नई किताबें खोज कर निकाल कर पढ़ कर करना चाहिए। वहां तक उसको पहुंचाने के लिए ये दिशा निर्देश हमने किया हुआ है। उसके बिना फैकल्टी मेंबर रेगुलर ही नहीं होगा, उसको तो टेम्पररी ही रखा जाएगा, उसको तनख्वाह भी कम मिलेगी, परमानेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी जब तक ये 8 मॉड्यूल, 1 इंटर्नशिप और 1 सेमेस्टर वो चला के नहीं दिखाएगा, तब तक ये रेगुलर ही नहीं होगा। ये तो अभी अभी शुरू किया है, 2 साल हुए हैं। इसको बनाने में भी बहुत कष्ट पड़े। हमारे 4 निटर्स जो है, एक चंडीगढ़ में है, एक भोपाल में है, एक चेन्नई में है, एक कोलकाता में है। ये चारों की सहायता से, इनका रोल यही था एक्चुअली। ये इनका रोल तो नेशनल टेक्निकल, पहले तो इसका नाम था TTTI, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बाद में ये बना निटर। और निटर का रोल बढ़ाकर इवन रिसर्च करना है, पेडागॉजी के ऊपर रिसर्च करना है। लेकिन वहाँ जो कमियां थी वहाँ भी हमने पूरी की और हमने ऐसे मॉड्यूल बनाए हैं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल होने वाले हैं। हमको अभी ऑलरेडी इंक्वायरी आ रही है अफ्रीकन नेशन से, यूरोपियन नेशन से, आपने ये जो किया है हमको दीजिए। और ये हमने फ्री में सबको दे रहे हैं, हमने किसी को चार्ज नहीं कर रहे, एक्सेप्ट जो परीक्षा लेनी पड़ती है, उसकी परीक्षा लेने के लिए जो फी लगती है
वो हम 1000 रुपए पर मॉड्यूल चार्ज करते हैं। अदरवाइज कोर्स किसी को भी पढ़ने के लिए फ्री है, आप भी उसको पढ़ सकते हो, लेकिन परीक्षा देना है तो आपको 1000 रुपए का फी देना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या आपको लगता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग का काम जो इतने बड़े स्तर पर होना चाहिए था, क्या पर्याप्त हो पा रहा है? और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका आपने ज़िक्र भी किया है, क्या टीचर्स रिसर्च के मतलब स्थिति के पास पहुँच पा रहे हैं? रिसर्च में कहीं इंटरनेशनली या नेशनली नाम कर पा रहे हैं आपके टीचर्स? देखिए, ये जो मैंने कहा कि ये शुरुआत है, तो इसमें अभी भी लंबा रास्ता है। ऐसा एक दिन में ये जादू की कोई कांडी नहीं है कि जो घुमा दिया और सब कुछ बदल गया। लेकिन हम जिस रास्ते में जा रहे हैं, ये सही रास्ता है और इसके रिजल्ट्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं। छात्रों में जो जो कॉन्फिडेंस लेवल, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे छात्र हमेशा अच्छे ही थे। कुछ 10-20% तो पुअर होते हैं, 20% बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, एक 50-60 एवरेज होते हैं। हमको ये एवरेज को भी लिफ्ट करना है, जो पुअर है उनको भी लिफ्ट करना है। तो हमने जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू किया, उसमें से हमने देखा है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग छात्र ऐसा शोध कर रहे हैं जो डीआरडीओ, इसरो ने भी नहीं सोचा था। आप समझ लीजिए, और ऐसे कुछ आविष्कार करके वो देने में सक्षम है। ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन सब नहीं कर सकते, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन टीचर्स को भी रिसर्च ओरिएंटेड करने के लिए हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है, आपने कहा था एआईसीटी क्या कर रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ नहीं है, मेरे पहले वाले ने भी बहुत काम किया है। 50 साल से क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नाम का जो एक प्रोग्राम चला, जिसका सिर्फ बीटेक है या बीई है उसको एमटेक करने के लिए, जो एमटेक है उसको पीएचडी करने के लिए, वो भी छोटे मोटे जगह में नहीं, आईआईटीज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में ले जाकर पूरी तनख्वाह अपने कॉलेज से मिलते हुए वहाँ 3 साल की छुट्टी के साथ स्कॉलरशिप भी मिलती है। यानी फैमिली को देखभाल करने के लिए उसकी सैलरी गारंटेड है और यहाँ उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है हॉस्टल में रहकर पीएचडी करने के लिए। ऐसा कार्यक्रम 50 साल से जो चल रहा है, उसके माध्यम से कई अच्छे अच्छे फैकल्टी निकले हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सब 100% अच्छे हो गए हैं, लेकिन करीब करीब 50-60% लोगों ने ऐसे अनेक जो हमारे कार्यक्रम है उसका फायदा उठाते उठे अच्छे अच्छे हो रहे हैं। अब दूसरी पार्ट है जिसके आपका प्रश्न आएगा नहीं आएगा, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये आप धीरे से एक बार बता ही दिया था कि सैलरी नहीं देते हैं, तनख्वाह नहीं हो रही है, तो उसके भी 2 कारण हैं। एक तो ऐसे कुछ कॉलेजेस है जिन्होंने समझा कि ये एक पैसा बनाने का रास्ता है और ऐसे आए और ये चल नहीं पड़े, और ऐसे ही कॉलेजेस अपने आप बंद हो रहे हैं या वो खुद उनको ही बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ छात्र नहीं जाएगा। जहाँ फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी की अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो फैकल्टी वहाँ रहेगा नहीं, तो स्टूडेंट को भी पता चलेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो स्टूडेंट इमीडिएटली रेटिंग लिख देते हैं। ये कॉलेज का रेटिंग 5 आउट ऑफ जो होता है उसमें से एक लेवल पे भी नहीं है, 0 है, 8.8 है, 0.2 है, ये लिख देंगे स्टूडेंट। और जो अच्छा है उसके बारे में ये 3.8 है, 4.5 है लिखेंगे, तो बाकी छात्रों को, पेरेंट्स को भी समझ आती है और वहाँ जहाँ अच्छा कॉलेज है वहाँ एडमिशन हो रही है, 100% आज भी हो रही है, और जहाँ नहीं है वहाँ 10-20% भी नहीं हो रही है। उनको एक ही रास्ता है, बंद करना है। लेकिन दूसरी बात है, जहाँ अच्छे भी कॉलेज है उनको भी हमारी जो स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी है उनको भी सोचना चाहिए कि जो खर्च वो चलाने के लिए लगता है, जैसे फैकल्टी की सैलरी हो, इक्विपमेंट हो, उसका मरम्मत हो, उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक बात हुई, और दूसरे उसमें जो लगते हैं कंज्यूमेबल्स लगते हैं उसकी खरीदारी हो, और क्वालिटी, इवन एटमॉस्फेयर हो। कॉलेज का जो दीवार है उसको भी अच्छा बीच बीच में 4-5 साल में पेंटिंग करना चाहिए। माहौल ऐसा होना चाहिए कि आदमी को पढ़ने के लिए मजबूर होना चाहिए, वहाँ गार्डन होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो ये सब करने के लिए खर्चा जो आता है वो कहाँ से आएगा? प्राइवेट जो कॉलेजेस है, सरकार का तो अनुदान नहीं मिलता है, तो फी के जरिए होता है। हम तो बोलते हैं कि डोनेशन नॉट अलाउड, और नहीं भी होना चाहिए, और जो भी फी होती है लगती है उतना अलाउ करना चाहिए। लेकिन यदि छात्र, जो पेरेंट्स बहुत लो इनकम के हैं, जिनको ये इच्छा होते हुए वहाँ नहीं जा सकती है, इतने फी नहीं जा सकती है, वहाँ गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। या जहाँ बॉर्डर लाइन में है, बहुत ही गरीब नहीं है, बहुत ही ठीक ठाक भी नहीं है, तो उनको बैंक का लोन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि 4 लाख तक का लोन के लिए नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, नो गारंटी रिक्वायर्ड, एंड अपने आप मिल जाना चाहिए। वो सब चीजों के वजह से जब फी जितनी लगती है उतनी चार्ज करने के लिए अलाउ करो,
फिर आप क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और सैलरी नहीं देंगे तो उसको पकड़ के कटहरे में खड़े कर सकते हैं। तो ये दुविधा स्थिति है। तो मेरा अपील हमेशा हमारे फी रेगुलेटरी कमेटी को भी यही है कि जो मिनिमम लगता है उतना तो उनको देना चाहिए, लेकिन उसके देने के बाद वो ठीक इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके ऊपर भी बराबर कड़ी नजर भी रखनी चाहिए, और जो गड़बड़ करने वाला है उसको पूरा पनिशमेंट भी होना चाहिए। और यही सब चीजें नई शिक्षा नीति जो आई है NEP 2020 में इसको दोहराया गया है कि वी मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन आवर इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट और गवर्नमेंट, एंड देन अलाउ देम टू परफॉर्म। कंप्लेंट आएगा तो उसको ठीक तरह से छानबीन करके जो पनिशमेंट देना चाहिए, इंक्लूडिंग किसी को जेल में भेजना है तो भेजना चाहिए, यानी ठीक नहीं काम कर रहा है तो ये प्रावधान आज हमारे सिस्टम में नहीं है, रेगुलेशन में नहीं है। जब नया एक्ट बनेगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, ऐसे प्रावधान जब हो गए तब लोग सही ढंग से काम करना भी शुरू करेंगे जो ठीक नहीं कर रहे। एक अभी नई शिक्षा नीति में जो बात आई है, जैसे कि यूजीसी है, आपका संस्थान है, इन सबको मिलाकर के एक करने की बात हो रही है, तो आप इससे सहमत हैं? और क्या यूजीसी या जो भी एक नई संस्था बनेगी, वो अभी इतना बड़ा काम है, फिर यूजीसी भी आ जाएगी, फार्मेसिस्ट भी आ जाएंगे, आर्किटेक्ट भी आ जाएगा एक संस्थान में, तो संभव है? दूसरा ये कि क्या अभी आप इतनी मॉनिटरिंग कर पाते हैं 10,000 कॉलेजेस की, उनकी पढ़ाई की, उनकी व्यवस्था की, लोगों को फीस मिले, तनख्वाह ठीक से मिले, ये देख पाते हैं? अभी संभव है? क्वालिटी की इतने बहुत सारे काम है, कहना मेरे लिए बहुत आसान था कि आपने 6 साल के लिए क्या किया, लेकिन क्या सचमुच इतना संभव हो पाता है व्यवस्था करने में, या एक संस्थान होगा तो एक बॉडी होगी तो कर पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, बॉडी एक होने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकलने वाला है, तो मैं तो इसको फेवर में राइट फ्रॉम डे वन था। जब ये नई शिक्षा नीति में नहीं आया था तब भी मैं बात करता था इसकी, क्योंकि मेरा अनुभव खुद का है कि जब AICTE एक्ट बना 1987 में, उसके अंदर फार्मेसी और आर्किटेक्चर नाम लिखा गया और इसलिए AICTE इसका रेगुलेशन शुरू किया। लेकिन उसके पहले ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ही थे। जब वो थे तो उसको इधर AICTE एक्ट में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लाई गई थी, तो उनको कहना था कि आपका रोल खत्म हो गया। दोनों न करने के वजह से दोनों रेगुलेट कर रहे थे। आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज को जाके पूछ लीजिए, अब पिछले 10-15 साल में क्या हालत हुई थी उनकी। आप रेगुलेशन करने की ताकत बोल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि कोई एक ठीक तरह से करता है तो दूसरा नहीं कर रहा है, और उसके वजह से एक का अप्रूवल मिलता है तो दूसरे का नहीं मिलता है, फिर ये सब कोर्ट कचहरी में जाते थे। तो ये सब बंद यदि करना है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी टेक्निकल प्रोग्राम चलाती है तो AICTE भी रेगुलेट करता है, UGC भी करता है, और इसका मतलब एक ही कॉलेज या एक ही इंस्टीट्यूट को आप अलग अलग लोग जाके उसके पीछे पड़ोगे कि ये आप। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स अलग, उनकी स्टैंडर्ड नॉर्म्स अलग। वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, इनको सेटिस्फाई करो को उनको नहीं सेटिस्फाई करेंगे, तो ये कौन सी बात रही। तो इसलिए एक रेगुलेटरी बॉडी होने से एक स्टैंडर्ड रहेगा एक टाइप के एजुकेशन के लिए। आप आर्ट्स कॉलेज चलाना चाहते हैं तो ये चीजें चाहिए, कॉमर्स कॉलेज चलाना चाहते हैं तो ये फॉलोइंग चीजें चाहिए, इंजीनियरिंग चलाना चाहते हो तो ये चाहिए। ऐसा एक बॉडी उस नए शिक्षा नीति में कहा गया है कि वो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज होगी, वो जनरल एजुकेशन काउंसिल, वो सारी ऑल डोमेन्स, उसमें अलग अलग लोग रहेंगे, उसके विद्वान होंगे, इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, वो बताएंगे इस शिक्षा को ठीक तरह से चलाने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, और लेबोरेटरी में कौन से इक्विपमेंट चाहिए, उसको कैसे लिखाना पढ़ाना चाहिए। और ये जो वो कहते हैं उसको, ये जो रेगुलेटरी सिंगल बॉडी होगी वो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल उसको प्रमाणित करेगी कि ये सब चीजें उस कॉलेज में है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं है तो आपका कॉलेज बंद हो जाएगा। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये हो गई कि जहां जहां अच्छा चल रहा है और जहां जहां गवर्नमेंट कॉलेज को तो अनुदान तो देगी, इवन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छा काम करे उनको भी अनुदान देने के लिए एक ऐसी बॉडी है जो फंडिंग करेगी उसमें, थर्ड वर्टिकल जो है, और फोर्थ वर्टिकल है एक्रेडिटेशन करेगी, आपका क्वालिटी लेवल कहां तक आया। जैसे हम ISO बोलते हैं, ISO 9000 वगैरह वगैरह, सिमिलर टू दैट इन दी टेक्निकल एजुकेशन और इन इवन आर्ट्स कॉमर्स, हमारे यहाँ NAC और NBA है
तो उसका एक्रेडिटेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें से पूरी क्वालिटी आएगी, हर आदमी का रोल वेल डिफाइंड होगा। आज सब लोग सब करते हैं, एआईसीटी कॉलेज को फंड भी करती है, कुछ कॉलेज को हम रेगुलेशन भी करते हैं, हम नया स्टैंडर्ड सेटिंग करते हैं, इसके लिए ये चाहिए, सब चीज हम कर नहीं सकते। वो जो एक सिंगल बॉडी जो बात हो रही है उसमें वर्टिकल्स है, 4 वर्टिकल, और यूजीसी एआईसीटी की जो अलग अलग 4-5 काम कर रहे थे वो सारे खत्म होके उसके जगह में एक एक नई संस्था खड़ी होगी, उसका नामकरण होगा जो भी है। तो एक आदमी ऐसा करेगा कि क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ, लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो चर्चा कंटिन्यूअस करते हुए करिकुलम में क्या बदलाव आना चाहिए, ये कितने क्लासरूम होने चाहिए, कितने विज्ञान के लेबोरेटरी होनी चाहिए, ये सब बताएगा। और ये सब है कि नहीं ये देखने का काम ये रेगुलेटरी बॉडी पर आएगा, और वो सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। फिजिकली तो आ गया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो एक्रेडिटिंग बॉडी देखेगी। और ये सब ठीक चल रहा है तो उसको फंडिंग करना है, तो सरकार अपनी तरफ से जो फंडिंग कर सकती है वो फंडिंग भी करेगी। तो ये नया जो फॉर्मूला है उसमें सबका भला है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इससे इतना स्ट्रीमलाइन होने वाला है कि जो आज काम अलग अलग लोग कर रहे थे वो इकट्ठा बैठ के करेंगे, बस इतना ही है। कोई लोग कमी नहीं होगी, कोई ज्यादा लगेंगे। ये तकनीकी संस्थानों में पारंपरिक वेदों को पढ़ाने की बात की जा रही है, तो इस पे कितना काम कर लिया गया? मेरे ख्याल से ये भारतीय विचारधारा को बढ़ाने के लिए कितना काम हो चुका है इस पे? नहीं, हमने तो वो जब मैंने कहा 4 साल पहले जब हमने फर्स्ट टाइम करिकुलम रिवीजन किया, उसमें एक हमने सब्जेक्ट मैंडेटरी किया है, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में। इसमें सिर्फ वेद ऐसा नहीं है, जो भी हमारी पारंपरिक प्रक्रिया से ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भले आयुर्वेद हो या हमारा योग हो, उसके अलावा हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़त की थी। आप जानते हैं कि धोलवीरा हो, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है वो 5,500 पुरानी है। वहाँ जो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज था, आज भी हमारे दिल्ली में या बंबई में पहला बारिश होता है तो सब ब्लॉक जान निकल जाती है। तो फर्स्ट क्लास ड्रेनेज सिस्टम उसी जमाने में 5,500 साल पहले डेवलप किया हुआ था। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, रोड कैसे होने चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। बनारस का पहले अभी तक ऐसे ही था वो। तो इसलिए हमने ये सब चीजों को जब तक छात्रों के सामने नहीं लाएंगे, आर्किटेक्चर, अरे देखिए हमारे जो कुछ पुराने मंदिर है वो 8-8 मंजिल 10-10 मंजिल के इतने साइज के हैं, जहां आप अब आज क्रेन है, आज हमारे पास लिफ्ट है, सब बाद में आया, 2-3 शतक हो गए, उसके पहले कहाँ था। लेकिन उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी अपनाई थी, वहां तक 8-8 टन का जो ऊपर में ये होता है, मुकुट होता है, उसको उठाया, पत्थर बिठाया गया हाथी को ले जाकर। देखिए क्या क्या सोच किया था। तो मैथमेटिक्स हो, साइंस में भी तरक्की की हुई थी। इसका ज्ञान भी हमको पढ़ाना है, लेकिन उसी में रोक के हम बहुत अच्छे थे बैठ के हम यदि खुश रहेंगे तो आई थिंक हम बहुत पुराने जमाने में फिर जाएंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि साइंस बढ़ता रहता है। तो हमको पुराने के साथ नया का मेल कैसे करना चाहिए, और जो पुराना ज्ञान है उसका भी उसी के ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए, और उसको भी आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके मामले में लोगों को रुचि निर्माण करने के लिए हमने एक कोर्स मैंडेटरी किया। उसका अभी एक किताब नहीं था, तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के एक प्रोफेसर महादेवन, उनको ये काम दिया है। वो फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा के काफी ज्ञाती है, तो इंजीनियर भी है, मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी है। तो ऐसे आदमी को चुना है, वो काफी लोगों की मदद से एक किताब ला रहे हैं, और अगले 2 महीने में जब ये रिलीज होगी, दिस विल बिकम ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर ऑल द कॉलेजेस। हम एक स्वयं कोर्स भी बनाएंगे जिसके जरिए भी बताएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कई आईआईटीज और कई इंस्टीट्यूट सामने आके भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सेंटर, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अभी खड़ा किया जा रहा है। अपने अपने तरफ से ही कर रहे हैं, कोई फोर्स किसी के ऊपर नहीं है। बहुत लोगों को लगा कि ये पुराना जो हमारा ज्ञान है उसको फिर एक बार विकसित करना है, जहां ठप हो गया था वहां से आगे भी बढ़ाना है। उसके लिए जो कार्य करना चाहिए वो चल रहा है। तो हमको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारा देश सस्टेनेबल था, और मेरे ख्याल से जो नए नए इंडस्ट्रीज वगैरह टेक्नोलॉजी जरूर आई, लेकिन उससे हमने एनवायरनमेंट को खराब किया।
तो इसलिए एक एनवायरनमेंट साइंस का भी मैंडेटरी कोर्स हमने हमारे करिकुलम में रखा हुआ है और ये दोनों के साथ-साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी मैंडेटरी कोर्स रखा है ताकि हर आदमी को अपने राइट्स तो सब लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स नेशन क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। जब तभी हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में जो मैंने जिक्र किया था कि हर आदमी दूसरे आदमी को भी उतना ही रिस्पेक्ट देके जब तक आगे नहीं बढ़ता है तो ना आप खुश रहोगे ना मैं खुश रहूंगा। चलिए, बहुत-बहुत आभार। आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाया और ख़ास तौर से जो हमारी पुरानी परंपराएँ थी, उनको नए में कैसे ढाला जा रहा है, ये बताया। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपकी संस्था को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं जो पिछले कई सालों में आप हम सब की कमीज़ों पर जो दाग कुछ लग गए थे, वो साफ़ हो जाएँगे और संस्था के इंजीनियर जो और लोग हैं, ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें समेटने की कोशिश की हैं, लेकिन वो एक बड़े स्तर पर आगे ले जा पाएँगी, देश का नाम रोशन कर सकेंगी। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर अनिल आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।